हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसे कि आप जानते हो सीरीज और सेशन के बारे में कि हम लोगों ने अपने ही यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लासेस स्टार्ट की है 11th रेगुलर, 12th रेगुलर या फिर 11th 12th के बाद किसी भी पर्टिकुलर एंट्रेंस के लिए। नीट भी हो सकता है, जेडबल मेंस, एमयू बीटेक, जिस भी एंट्रेंस के लिए आप टारगेट कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो। अगर आप चैनल पर आते हो, यूट्यूब पर एडू एक्सेल सर्च करते हो और वहां पर जाकर प्लेलिस्ट में देखते हो तो वहां आपको दो तरीके की प्लेलिस्ट अवेलेबल होती हुई दिखाई देती है। एक जो प्लेलिस्ट है वो नीट के नाम से होगी और दूसरी जो प्लेलिस्ट है वो एमयू बीटेक के नाम से होगी। अगर आप नीट वाले प्लेलिस्ट में जाते हो तो नीट वाले प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस अवेलेबल होती हुई दिखाई देंगी। अगर आप एमयू बीटेक वाले प्लेलिस्ट में आते हो तो वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, जो भी लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं वो इस बात को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं कि जब बच्चा 10th से 11th की तरफ मूव करता है तो एक बहुत बड़ा गैप होता है 10th के लेवल में और 11th के लेवल में। उस गैप को कैसे फिल किया जाए, इसीलिए हम वर्क कर रहे हैं फाउंडेशन के ऊपर कि जितना स्ट्रांग आपका फाउंडेशन होगा उतनी ही स्ट्रांग वहां पर आप बिल्डिंग बना सकते हो, उतनी ही स्ट्रांग आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो वी विल वर्क ऑन फाउंडेशन, वी विल बिलीव ऑन फाउंडेशन। हम फाउंडेशन बनाने पर ही बिलीव करते हैं और उस पर ही काम कर रहे हैं। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया हुआ है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। आई एम आल्सो एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। मेरे बारे में और जानने के लिए यू कैन सर्च मी ऑन गूगल एज वेल एज ऑन यूट्यूब एज द बेस्ट टीचर ऑफ द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन अलीगढ़। ओके, तो अगर मैं वापस से अपने टॉपिक पर आऊं तो मैं आपको बता दूं ये सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जा रही है। इनका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है, ना ही ऐसा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है तो यहां कोई कमी है। आपको सारा कंटेंट दिया जा रहा है, जितना भी पॉसिबल हो सकता है फ्री आपके लिए वो सारी चीजें आपको दी जा रही है। पहले यहां पर कंसेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी लगवाए जा रहे हैं जिससे आप आसानी के साथ 11th क्लास में अच्छा स्कोर कर सको, 12th क्लास में अच्छा स्कोर कर सको, या 11 12 के बाद आप किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस के लिए टारगेट कर रहे हो तो अपना बेस फाउंडेशन दोबारा से बना करके उसकी प्रिपरेशन कर सको और अच्छे से एंट्रेंस दे सको। ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इसके बावजूद अगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए एनफ नहीं है, आपको और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए या आपको लाइव इंटरेक्शन चाहिए मेरे साथ या और टीचर्स के साथ, तो फिर आप हमारे पेड कोर्सेज की तरफ आ सकते हो। दोनों ही मोड में जो अवेलेबल है, चाहे वो ऑनलाइन मोड हो चाहे वो ऑफलाइन मोड हो, चाहे आप ऑफलाइन मोड में कनेक्ट हो या फिर आप ऑनलाइन मोड में कनेक्ट हो, आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। डेली पीपीटी, डीपीटीज एंड डेली टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट सीरीज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लेवल ऑफ क्वेश्चंस, हर तरीके की चीजें आपके साथ कराई जाएंगी। तो ये चीजें हमारे पेड कोर्स की, और अगर आप उसको ज्वाइन नहीं करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहां आपको कंटेंट पूरा दिया जा रहा है। कोशिश करी जा रही है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाए और आपका बेस फाउंडेशन जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर कराया जाए। तो मैथ्स की अगर बात करें, मैथ्स में मैंने सेट थ्योरी खत्म करा दिया, पूरा चैप्टर हो गया है। उसके बाद हम रिलेशन एंड फंक्शन पे आए थे, वो भी हमारा पूरा चैप्टर हो गया है। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा, वो भी हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। कॉम्प्लेक्स नंबर पर आए, कॉम्प्लेक्स नंबर भी खत्म हो चुका है। फाइनली हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर पहुंच चुके हैं और आज है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की तीसरी क्लास, पार्ट नंबर 3, लेक्चर नंबर 3, जिसमें मैं आपको बेसिक आइडिया ऑफ परमुटेशन देने वाला हूं कि व्हाट इज परमुटेशन, परमुटेशन क्या होता है। ओके, लेकिन उससे पहले क्योंकि लास्ट क्लास में हमने कॉम्बिनेशन खत्म किया था तो 2 क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के करेंगे ताकि आपको रिवीजन हो जाए उन प्रॉपर्टीज का, उन सिलेक्शंस का कि किस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन आपके सामने जो आपको दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अ बॉक्स कंटेन्स, एक हमारे पास बॉक्स है, ये हमारे पास बॉक्स है और इस बॉक्स में 5 डिफरेंट रेड और 6 डिफरेंट व्हाइट बॉल्स हैं, यानी 5 रेड बॉल्स हैं और 6 व्हाइट बॉल्स हैं। ओके, 5 हो गई हमारे पास रेड बॉल्स और 6 हो गई हमारे पास व्हाइट बॉल्स। ठीक है, इस बॉक्स में 2 तरीके की बॉल्स हैं, 5 रेड है और 6 बॉल्स व्हाइट है। ओके, इन हाउ मेनी वेज 6 बॉल्स बी सिलेक्टेड, आपको यहां से 6 बॉल सेलेक्ट करनी है। 6 balls have to be selected, 6 balls का आपको सिलेक्शन करना है। आपको बताना है ये 6 बॉल किस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। कंडीशन दी हुई है सो दैट देयर आर एटलीस्ट 2 बॉल ऑफ ईच कलर, कम से कम हमारे पास हर कलर की 2 बॉलें तो आ ही जाए। ओके, मैंने आपको बताया था कि ये चीज देखना होता है कि चीजें अवेलेबल कितनी है।
जैसे 5 रेड और 6 व्हाइट है, ओके, टोटल सिलेक्शन कितने करने हैं, 6 बॉल सेलेक्ट करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट इज द कंडीशन, हमारी कंडीशन क्या है, तो कंडीशन है एटलीस्ट 2 बॉल ऑफ ईच कलर, हर कलर की कम से कम 2 बॉल तो आ ही जाए, ओके। तो अगर मैं बात करूं केस की, तो केस नंबर 1 मेरा ये बनता है कि अगर मैं हर कलर की कम से कम 2 बॉल चाह रहा हूं, तो 2 बॉल रेड ले लेता हूं, 2 बॉल रेड ले लेता हूं। एंड अगर 2 बॉल रेड ले ली, टोटल मुझे 6 बॉल्स निकालनी है, तो 2 बॉल रेड ले ली, तो 4 बॉल फिर मुझे व्हाइट लेनी पड़ेगी। अगर मैं 2 रेड और 4 व्हाइट लेता हूं तो, ठीक है, ओके। 2 रेड बॉल जो आप सेलेक्ट करोगे वो 5 रेड में से करोगे, यानी 5C2, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, 4 व्हाइट 6 व्हाइट में से सेलेक्ट करोगे, दैट इज 6C4, ठीक है। 2 रेड कहां से उठाइए, 5 में से 5C2, 4 व्हाइट कहां से उठाइए, 6 में से, दैट इज 6C4, ओके। केस नंबर 2 जो हमारा बना वो ये बना कि केस नंबर 2 में यहां 2 रेड लिए, अब 2 व्हाइट ले लेते हैं, तो 2 व्हाइट ले सकते हैं। एंड अगर 2 व्हाइट ले ली तो 4 बॉल आपको फिर रेड लेनी पड़ेगी। अगर आप 2 व्हाइट ले ले रहे हो तो 4 बॉल आपको रेड लेनी पड़ेगी, ओके। 2 व्हाइट हम कहां से लेंगे, अगेन 2 व्हाइट हम लेंगे 6 व्हाइट में से, यानी 6C2 मल्टीप्लाई बाई 4 रेड कहां से लेंगे, 5 में से, यानी 5C4। एक केस हमारा ये बनेगा। और केस नंबर 3 हमारा ये बनेगा कि मैं 3 रेड बॉल ले लूं एंड 3 व्हाइट बॉल ले लूं। अगर मैं 3 रेड और 3 व्हाइट ले लेता हूं तब भी 2 बॉल्स ईच कलर की हमें मिल जाएंगी, 2 बॉल कम से कम ईच कलर की हमें मिल जाएंगी। तो 3 रेड हम कहां से लेंगे, 5 में से, 5C3, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, और 6 में से 3 व्हाइट लेंगे, 6C3। इन सबका सम 6 होना चाहिए, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 4 और 2 6। ये तीनों कैसे सॉल्व करते हैं, तो अगेन इसको लेते हैं 5C2, 5C2 इज 10, 5C2 को सॉल्व करोगे दैट इज 10, 5 into 4, 1 into 2, 2 2s are 4 और 5 2s are 10, तो 5C2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। 6C4 की जगह मैं 6C2 को सॉल्व कर ले रहा हूं, एक ही बात है, 6 5 1 2, 2 3s are 6 और 5 3s are 15, ये हो गया हमारे पास 150। इधर आते हैं 6C2 और 6C4 एक ही बात है, मतलब 15, 5C4 और 5C2 एक ही बात है, मतलब 15, मतलब 10, ठीक है। 5C2 और 5C4, ओके, 4 5 6 गलती होगी ना, हाँ, 6C2 और 6C4 एक ही बात है, मतलब 15, और 5C4 का मतलब 5C1 है, मतलब 5, ये आ गया हमारे पास 75, ठीक है। इधर आते हैं 5C3 और 5C2 एक ही बात है, मतलब 10, और 6C3 की वैल्यू हो जाएगी 6 5 4 1 2 3, 3 2s are 6, 5 4s are 20, 200, यानी मेरा फाइनल आंसर आ गया 200, 150 और 75, 425। तो इसका मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा 425। अगेन कंडीशन बताता हूं कि कंडीशन थी कम से कम एटलीस्ट 2 बॉल ऑफ ईच कलर, हर कलर की 2 बॉलें हो। तो पहले मैंने 2 रेड ले ली और 4 व्हाइट ले ली, फिर मैंने 2 व्हाइट ले ली, 4 रेड ले ली, और फिर 3 व्हाइट और 3 रेड ले ली। तो कंडीशन मेरी हुई यहां पर सेटिस्फाइड, ओके। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक क्वेश्चन और देखते हैं कॉम्बिनेशन का, उसके बाद फिर परमुटेशन पर मूव करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। बिल्कुल सेम अप्रोच का एक सवाल और देखते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। लेट अस अ कमेटी ऑफ
a committee of 10 members has to be formed. A committee of 10 members has to be formed from 10 men and 5 women. From 10 men and 5 women. तो ये मेरे पास कंडीशन है कि मुझे 10 मेंबर्स की कमेटी बनानी है और उन 10 मेंबर्स की कमेटी बनाने के लिए मेरे पास 10 मेन और 5 वुमेन अवेलेबल है. कंडीशन क्या है? सच दैट देयर शुड बी पहली कंडीशन, देयर शुड बी एट लीस्ट there should be at least 7 men. There should be at least 7 men. Condition number 2, there should be exactly 5 men and 5 women. ठीक है, एक ही क्वेश्चन के हमारे पास 2 पार्ट है. अब देखो करना कैसे है, कैसे सोचेंगे कि कमेटी में मेंबर्स कितने चाहिए? 10 मेंबर्स चाहिए. कमेटी में 10 मेंबर चाहिए. ठीक है, इन 10 मेंबर के लिए लोग कितने अवेलेबल हैं? 10 मेन एंड 5 वुमेन. यानी मैं जो भी सिलेक्शन करना चाहता हूं वो इन 10 मेन में से एंड 5 वुमेन में से करूंगा, क्योंकि यही लोग हैं मेरे पास. 10 मैन है और 5 वुमेन है, इनमें से ही मुझे 10 मेंबर उठाने. अब पहली कंडीशन क्या है? देयर शुड बी एटलीस्ट 7 मैन. कम से कम 7 मैन हो. कम से कम 7 मैन का मतलब 10 लोगों में 7 मैन हो मुझे चलेगा, 8 मैन हो मुझे चलेगा, 9 मैन हो मुझे चलेगा, या 10 के 10 मैन हो ये भी मुझे चलेगा. ये इसका मतलब है. ओके, नाउ एटलीस्ट 7 मैन में पहले तो मुझे 7 मैन चलेंगे, यानी 10 C7 है ना. अब अगर 7 मैन हो रहे हैं तो 8 9 10 3 जो गैप हो गया उसमें वुमेन आ जाएंगी. 5C3. एक केस तो मेरा ये बनेगा. ठीक है, एटलीस्ट 7 का मतलब 7 मैन ले लो. अब 10 मेंबर की जगह और 7 मैन ले लिए तो 3 स्पेस जो बता वो वुमेन हो गई. वुमेन कितनी है? 5 में से 3 उड़ा ली. 7 और 3 10 मेंबर हो रहे हैं. 10 मेंबर की कमेटी चाहिए. या फिर 8 मैन ले लो 10C8, या फिर 8 मैन ले लो. अगर 8 मैन ले लिए तो 10 में से अगर 8 मैन हो गए तो 2 की वैकेंसी बची, वो 2 मुझे वुमेन लेनी पड़ेंगी, यानी 5C2. या फिर 9 मैन ले लूं. 7 मैन लिए, 8 मैन लिए, 9 मैन ले लूं. अगर 10 में से 9 मैन हो गए तो सिर्फ एक वुमेन, 5C1, सिर्फ एक वुमेन. या फिर 10 के 10 मैन हो जाए, 10C10, या फिर 10 के 10 मैन हो जाए. ओके, तो 4 केस बनेंगे. एटलीस्ट 7 मैन का मतलब हुआ या तो 7 के 7 मैन, एटलीस्ट 7 मैन का मतलब क्या हुआ? 7 मैन हो जाए. भाई टोटल 10 मेंबर की कमेटी है. अब अगर मैं 7 मैन ले रहा हूं तो 3 वुमेन लेनी पड़ेंगी. अगर मैं 8 मैन ले रहा हूं तो 2 वुमेन लेनी पड़ेंगी. अगर मैं 9 मैन ले रहा हूं तो 1 वुमेन लेनी पड़ेंगी. या फिर मैं 10 के 10 मेंबर्स मैन ले लूं. तो ये एटलीस्ट 7 मैन में 4 शर्तें आ गई. अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, पहले वाले केस को. 10C7. देखो 10C7 को सॉल्व करना बहुत लंबा जाएगा. Z प्रॉपर्टी से जब करेंगे तो 10 में से 7 गया 3. मैं 10C3 को सॉल्व कर ले रहा हूं, क्योंकि 10C3 और 10C7 एक ही बात है. ये हो गया 10 9 8 1 2 और 3. 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 और 120. ये हो गया मेरा 120 इंटू 5C3 और 5C2 एक ही बात है, इसकी वैल्यू 10 आएगी. ठीक है, प्लस 10C8. 10C8 की जगह मैं 10C2 को सॉल्व करूंगा, एक ही बात है. 10 9 1 और 2, 2 5 जा 10 और 9 5 जा 45. ये कितना बना? 45 बना. और 5C2 आप जानते हो 10 होता है. ठीक है, और है प्लस लगा दिया, फिर से प्लस. 10C9 और 10C1 एक ही आंसर करेगा.
10C1 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया, 5C1 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया, और 10C10 NCN की वैल्यू होती है 1। लेट अस ऐड, ये हो गया 1200, ये हो गया 450, ये हो गया 50 और वो हो गया 1। दिस इज 1, 5 5 10 0 1 कैरी, 4 5 6 7 1, 1701। मेरा फाइनल आंसर कितना है? 1701 वेज है मेरे पास, 1701 वेज है। ठीक है, अगर मुझे 10 मेंबर में से कम 7 मैन चाहिए, एटलीस्ट 7 मैन, देन वी हैव इतने वेज। ओके, अगर मैं बी पर आता हूं, जो एग्जैक्टली वाली शर्त है कि एग्जैक्टली इतने ही लोग चाहिए, कि जो तुम 10 मेंबर ले रहे हो इस 10 में से 5 मैन होने चाहिए और 5 वुमेन होने चाहिए, ये शर्त है, ये तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर 5 मैन मुझे चाहिए तो वो 5 मैन 10 में से लूंगा, यानी 10C5, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, 5 वुमेन कहां से लूंगा? 5 में से, 5C5, ये हो जाएगा मेरा इसका आंसर। इसको सॉल्व करेंगे और जो भी आंसर आएगा दैट इज अवर रिक्वायर्ड फॉर्मेट। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन जिसमें हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। वो 7 प्रॉपर्टी आपकी हेल्प करेंगी, NC1 NC0 इन सब की वैल्यू, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज़ेड्स प्रॉपर्टी आपकी कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगी कि कैलकुलेशन हम आसान कैसे बना सकते हैं। अब फाइनली वक्त आ चुका है कि हम परमुटेशन की तरफ मूव कर जाएं। कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, एक वर्ड का मतलब है सिलेक्शन, और देता क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। प्रॉपर्टीज देख ली, क्वेश्चन लगा लिए। नाउ इट्स टाइम, अब टाइम आ चुका है कि हम परमुटेशन की तरफ बढ़ जाएं और देखें परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं और क्या दोनों की टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज है। उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम परमुटेशन पर आगे बढ़ेंगे। ओके, ओके, नाउ वी शुड मूव ऑन। हमारा आज का टॉपिक परमुटेशन। परमुटेशन समझते हैं क्या। अब देखो, इफ वी वॉन्ट टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स, if we want to select our objects from n objects, if we want to select our objects from n objects and then arrange them ठीक है, ये मेरी लाइन है कि अब तक मैं कॉम्बिनेशन में ये देख रहा था कि इफ वी वांट टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, अगर मुझे आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है एन ऑब्जेक्ट में से, तो मैं कैसे लिखूंगा? एनसीआर। सिलेक्शन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन, यानी एनसीआर। फिर फॉर्मूला लगाया था। अब यहां पर क्या हो रहा है, हम सेलेक्ट करना तो चाहते ही हैं, उस सिलेक्शन के बाद हम शांत नहीं होना चाहते, बल्कि हम अरेंज भी करना चाहते हैं। हम सेलेक्ट करना तो चाहते ही हैं और उस सिलेक्शन के बाद हम अरेंज करना भी चाहते हैं। तो परमुटेशन का मतलब बेसिकली होता है अरेंजमेंट। अगर मैं इसको एक वर्ड में खत्म करूं, दैट इज अरेंजमेंट। अरेंजमेंट है यानी वी हैव टू सेलेक्ट एंड देन अरेंज। हमें सेलेक्ट करना है फिर अरेंज करना है। अब कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, है ना। कॉम्बिनेशन कब आता है? जब हम सिर्फ वी ओनली वांट टू सेलेक्ट, अगर मैं एन में से आर ऑब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करना चाहता हूं, देन एनसीआर, तब एनसीआर है। बट अगर मैं एन में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अरेंज भी करना चाहता हूं,
तो फिर देयर इज अ अरेंजमेंट, फिर अरेंजमेंट आएगा, और अरेंजमेंट की जहां भी बात आ गई देन हम परमुटेशन पे पहुंच गए। तो परमुटेशन का मतलब एक वर्ड में तो अरेंजमेंट है, और पूरी डेफिनेशन के हिसाब से एन में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद अरेंज करना चाहते हैं। ओके, इस पूरी बात को लिखा कैसे जाएगा? एन पी आर। एनपीआर का मतलब ये पूरी बात है। एनपीआर का मतलब मैं क्या चाहता हूं, एन में से आर ऑब्जेक्ट को परमुटेट करना चाहता हूं। अब परमुटेट का मतलब क्या है कि भाई एन में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहता हूं और फिर अरेंज करना चाहता हूं। ठीक है, एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ये होता है हमारा एनपीआर, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। जैसे अगर मान लो मैंने तुम्हें बोला कि 6p2 की वैल्यू बताओ, 6p2, तो वैल्यू बताने से पहले इसका मतलब क्या है, आपके पास 6 ऑब्जेक्ट है, उन 6 में से आप 2 को सेलेक्ट करके अरेंज करना चाहते हो, सिर्फ सेलेक्ट करना नहीं चाहते। अगर सिर्फ सेलेक्ट करना चाहते तो एनसीआर लिखते, एनपीआर लिखा है, एनपीआर मतलब 6p2 लिखा है, यानी 6 में से 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे एंड देन अरेंज, फिर उसे अरेंज करोगे। ओके, मैं बराबर में 6c2 भी लिख लेता हूं। ठीक है, अब देखो फर्क देखो, 6c2 को जब सॉल्व करोगे तो आएगा 6, 5, 1, 2, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 15 वेज। ये 15 वेज किसके आए हैं? सिलेक्शन के। 15 वेज किसके आए? सिलेक्शन के। यानी अगर आप 6 में से 2 ऑब्जेक्ट को सिर्फ सेलेक्ट करना चाहते हो तो सिलेक्शन के कितने तरीके हैं? वी हैव 15 वेज, हमारे पास 15 तरीके हैं। कब है? जब मैं सिर्फ 6 में से 2 ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो सिलेक्शन के तरीके 15 हैं। बट 6p2 मैं 6 में से 2 को सेलेक्ट करके अरेंज करना चाहता हूं। अब क्या होगा? दिस इज n फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर। 6 में से 2 गया 4 फैक्टोरियल। बात समझ में आ पा रही है? इस फॉर्मूले को लगाया है क्योंकि अरेंजमेंट है। n फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, n माइनस आर 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 6 5 जा 30। ये तरीके मेरे पास 30 है। देख रहे हो, 15 तरीके सिर्फ सिलेक्शन के थे, 30 तरीके सेलेक्ट करके अरेंज करने के। 30 वेज ऑफ अरेंजमेंट, वी हैव 30 वेज ऑफ अरेंजमेंट। मेरे पास 30 तरीके अरेंजमेंट के। तो उम्मीद है कि 6p2 और 6c2 में फर्क समझ में आ गया होगा, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में फर्क समझ में आ गया होगा। भाई एनपीआर का मतलब n में से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और रुकना नहीं है, एंड देन अरेंज, फिर अरेंज करना है। तो अरेंजमेंट अगर आ जाता है तो वी यूज एनपीआर, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब बात करते हैं कि ये कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना, क्योंकि सेलेक्ट तो कर ही रहे तभी तो अरेंज कर रहे हैं, तो क्या इनमें कनेक्शन है ये देखते हैं। उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इफ वी वांट टू सेलेक्ट एंड देन अरेंज n objects out of n objects, ये लाइन देखो कितनी इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? अगर मैं सेलेक्ट करके अरेंज करना चाहता हूं, इफ वी वांट टू सेलेक्ट देन अरेंज, किसको? n ऑब्जेक्ट्स को फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स, यानी n में से n ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अरेंज करना चाहता हूं, तो इसको लिखा कैसे जाएगा? n p n। ये तो लिखा जाएगा n p n का मतलब n में से सेलेक्ट करके n ऑब्जेक्ट को अरेंज करना चाहता हूं, यानी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है मेरा npr n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल।
तो यहां लगेगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, एंड द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल इज 1, यानी n फैक्टोरियल, यानी npn इज व्हाट n फैक्टोरियल। याद रखिएगा, अगर मैं n में से n ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अरेंज करना चाहता हूं, मेरे पास n फैक्टोरियल तरीके हैं। फॉर एग्जांपल 6p6 आंसर कितना आएगा 6 फैक्टोरियल, 5p5 आंसर कितना आएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से सुनो और समझो। ठीक है, मैं दोबारा से वही पेज वाली डेफिनेशन बताता हूं जो अभी आपको बताई थी। देखो, इफ वी वांट टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स from n objects and then arrange them, बहुत ध्यान से देखना आप, वही लाइन है जो इस पेज पे थी, इफ वी वांट टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं इनमें से, एंड देन अरेंज देम, फिर अरेंज भी करना चाहते हैं, तो मैंने बोला npr लगेगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब ध्यान से सुनो, इसी चीज को मैंने यहां दोबारा लिखा है, इफ वी वांट टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहता हूं फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट n में से, उसके बाद सेलेक्ट के बाद अरेंज भी करना चाहता हूं। ठीक है, अभी npr को भूल जाओ, तुम्हें सिलेक्शन का मतलब तो पढ़ाया गया था कि अगर भाई n में से r ऑब्जेक्ट को सिर्फ सेलेक्ट करना है तो तुम लिखोगे एनसीआर, है ना। तो आराम से पढ़ते हैं, पहले मैं सवाल को सिर्फ यहां तक पढ़ता हूं। ये बोल रहा है इफ वी वांट टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट है ये तो भैया, सेलेक्ट है ना, मुझे आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है एन में से, बस यहां तक पढ़ा है मैंने, अरेंज नहीं पढ़ा, बस यहां तक पढ़ा है जहां तक फुल स्टॉप है। क्या मुझे क्या करना है, इफ वी वांट टू सेलेक्ट, मुझे सेलेक्ट करना है आर ऑब्जेक्ट्स को फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट से, इसको लिखना आता है मुझे एनसीआर का मतलब यही तो है भाई, एनसीआर का मतलब यही हुआ। एनसीआर का मतलब क्या, यहां तक क्या हुआ, मतलब कि मुझे आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है एन ऑब्जेक्ट में से, एनसीआर कर लिया। एंड का मतलब एडिशन, रूल, मल्टीप्लाई, फिर क्या करना है, एंड देन अरेंज देम, फिर उन्हें अरेंज करना है। तो भैया एन में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है ना, अब इन आर को ही तो अरेंज करना चाहते हो, यहां आ जाओ। अगर तुम n में से n ऑब्जेक्ट को अरेंज करना चाहते हो तो n फैक्टोरियल, 6 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना चाहते हो तो आंसर इज 6 फैक्टोरियल, 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना चाहते हो आंसर इज 5 फैक्टोरियल, 7 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना चाहते हो आंसर इज 7 फैक्टोरियल। जितने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना चाहते हो आंसर इज उतना फैक्टोरियल। अभी समझाया? तो n में से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया, अब इन जिनको सेलेक्ट करा है, आर को सेलेक्ट करा है, उनको अरेंज करना है, तो आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना चाहता हूं आर फैक्टोरियल वेज में कर दूंगा। ये हो गया मेरा आंसर। समझ रहे हो बात? क्या करा मैंने, पहले एन में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करा, दैट इज एनसीआर, एंड मल्टीप्लाई, फिर उन आर ऑब्जेक्ट को अरेंज करना चाहता हूं, ये वाली चीज। 6 ऑब्जेक्ट को अगर अरेंज करना चाहता हूं तो 6 फैक्टोरियल, 5 ऑब्जेक्ट को अगर अरेंज करना चाहता हूं 5 फैक्टोरियल, उसी हिसाब से आर ऑब्जेक्ट को अगर अरेंज करना चाहता हूं तो आर फैक्टोरियल। सही है, समझ में आ गया? सर ये क्या बन गया, चेक करो। एनसीआर होता है एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, इंटू आर का फैक्टोरियल। एनसीआर का फॉर्मूला लगा दिया, आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कैंसिल, फाइनल रिजल्ट आ गया एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो वही तो मैंने इसका फॉर्मूला पढ़ाया था एनपीआर का, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, वही ऐसे आ रहा है। तो चाहे ऐसे समझ लो कि पहले सेलेक्ट करो और फिर अरेंज कर दो, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, वेन डायग्राम से समझे अगर इस चीज को, तो वेन डायग्राम ऐसे आएगा, अंदर कॉम्बिनेशन बाहर परमुटेशन। कॉम्बिनेशन परमुटेशन पर डिपेंड नहीं करता, बट परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर डिपेंड पूरी तरीके से कर सकता है, क्योंकि भैया परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट है। अब चीजों को अरेंज तभी कर पाओगे जब उन्हें सेलेक्ट करोगे। मैंने बोला 10p4, 10p4 का मतलब है पहले तुम 10cr करो, यानी पहले सेलेक्ट करो और फिर अरेंज करो। देखो
मैं और क्लैरिटी के लिए समझाता हूं एक चीज, इसको नोट कर लो फटाफट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्लैरिटी के लिए और समझाता हूं ताकि तुम्हें क्लैरिटी आ जाए। देखो जैसे मान लो 5p2 है, 5p2 है। अब 5p2 का मतलब क्या है, फॉर्मूला होता है मेरा npr n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। यानी 5 फैक्टोरियल और 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल, यानी 5 4 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 4 जा 20 वेज। तो मेरे पास 20 तरीके के आ गए अरेंजमेंट के। अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 5p2 समझ के, तो 5p2 का मतलब 5 में से 2 लोगों को अरेंज करना है। तो पहले तो सेलेक्ट करूंगा, पहले मैं 5 में से 2 लोगों को सेलेक्ट करूंगा एंड फिर इन 2 लोगों को अरेंज करूंगा। तो 2 लोगों को अरेंज करूंगा 2 फैक्टोरियल वेज में। 5c2 कितना होता है, 5 4 1 2, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 से 2 कैंसिल और 5 4 जा कितना आ गया 20 आ गया। तब भी आंसर कितना आ रहा है 20 वेज आ रहा है। मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूं कि कॉम्बिनेशन अंदर है और परमुटेशन बाहर है। यानी अगर तुमने एनपीआर को ऐसे समझा तब भी बात सही है, एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, ये भी एनपीआर ही है। एनपीआर क्या होगा, पहले एन में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो और फिर अरेंज कर दो। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी कॉन्सेप्ट में। वी शुड मूव ऑन, कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिए, इसको भी नोट करने का टाइम ले लो, मैंने दिया नहीं था। पहले इसको वाले पेज को नोट कर लो फिर उसको कर लेना। इसको भी कर लो। ओके, अब एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिससे हमें क्लैरिटी आ जाए बेसिक पे, ठीक है। इफ 10pr इक्वल टू 5040 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। अब देखो, वी नो दैट npr विल बी इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। इसी से सॉल्व करते हैं, 10pr बिकम्स 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r का फैक्टोरियल, यही बनेगा, ओके, इज इक्वल टू 5040। ये बात समझ में आ गई कि 10pr को मैं लिख सकता हूं 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस r का फैक्टोरियल। नाउ 10 फैक्टोरियल को गौर से देखेंगे तो 10, अगर 10 फैक्टोरियल को गौर से देखेंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू 5040, ठीक है, इज इक्वल टू 5040। अब बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे ऐसा करा क्यों है, ऐसा हमने करा क्यों है, उसकी वजह क्या है कि 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। इसको देखो जरा, इसको 9 8 72 इंटू 7 504, ये भी 504, ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, यानी सिर्फ 6 फैक्टोरियल बचा। 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 माइनस आर का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, यानी 10 माइनस आर इज इक्वल टू 6 और आर विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी से इसको नोट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसी पे सॉल्यूशन पे कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 2n plus 1 p n minus 1 ratio 2n minus 1 p n is equals to 3:5। ठीक है, अगर 2n plus 1 p n minus 1 रेशियो 2n minus 1 p n equal to 3:5 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब देखो एनपीआर का फॉर्मूला जो है वो याद रखेंगे, दैट इज अवर बेसिक n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ये तो अपना बेसिक है, चलता रहेगा, इसको याद रखेंगे। अब इसी से क्वेश्चन को आगे मूव कर रहे हैं, कैसे? n फैक्टोरियल का मतलब ये हो जाएगा 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। n माइनस r का मतलब हो गया 2n प्लस 1 माइनस r, यही हो गया ना, 2n प्लस 1 माइनस r, r इज n माइनस 1। दिस इज 2n प्लस 1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, 2n माइनस n इज n और 1 और 1 2, n प्लस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इसमें से माइनस n करोगे तो 2n माइनस n इज अगेन n माइनस 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5। ये चीज दी हुई है, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगाने से 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल, n प्लस 2 का फैक्टोरियल और इधर 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस 1 का फैक्टोरियल हमारा जनरेट हो गया। अब देखो क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करते हैं। 2n प्लस 1 को अगर मैं खोलूं तो एक कम करना है, दिस इज 2n प्लस 1, एक कम करा तो 2n, फिर एक कम करोगे तो 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। 2n प्लस 1 में से एक कम करा तो 2n प्लस 1, 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और n प्लस 2 में से अगर करोगे तो n प्लस 2, एक कम करा n प्लस 1, फिर एक कम करा n, फिर एक कम करा n माइनस 1, और फिर एक कम करा अच्छा n माइनस 1 तो आ गया ना हमारा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। सिर्फ इसको सॉल्व किया इस वाले पार्ट को। 2n प्लस 1 को सॉल्व करोगे तो 2n प्लस 1, एक कम करा 2n, एक कम करा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। n प्लस 2 को लोगे तो n प्लस 2, एक कम करा n प्लस 1, एक कम करा n, एक कम करा n माइनस 1 फैक्टोरियल। उस पर रुक के होगे क्योंकि नीचे ये वैल्यूज दिख रही है, डिवाइडेड बाई दिस यानी इनटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये आ गया। n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल से 2n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल। ये बचा अपने पास 2n प्लस 1 इंटू 2n डिवाइडेड बाई n प्लस 2, n प्लस 1 और n इज इक्वल्स टू 3/5। ये आ गया हमारे पास 3/5, ठीक है। जल्दी से अब ये है हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, जाहिर सी बात है, तो एक n से एक n, ये तो मेरा डायरेक्ट कैंसिल हो गया। ये बन गया 2 2 जा 4n प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4n, 2 1 जा 2, और ये बन गया n इंटू n, n स्क्वायर, n 1 जा n और 2n, 2n और n 3n, ओके, 2 1 जा 2 प्लस 2 इक्वल टू 3/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20n, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20n, 5 2 जा 10, 3n स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9n प्लस 3 2 जा 6, प्लस 3 3 जा 9n, 3 2 जा 6, ठीक है। दिस विल बिकम 3n स्क्वायर, 20n उधर जाएगा तो 20, 10 में से 11 माइनस का 11n, ये उधर जाएगा 10 में 6 गया 4, माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप कर सकते हो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 4 3 जा 12 और माइनस करने पे 11 आ जाए, 12 और 1, यानी दिस इज 3n स्क्वायर माइनस 12n प्लस n माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन ले लिया 3n, अंदर बचा n माइनस 4, इधर कॉमन ले लिया प्लस 1, अंदर बचा n माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 3n प्लस 1 ये तो हो नहीं सकता, यानी n इज इक्वल टू 4, n की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी, ठीक है। n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से 4 आ जाएगा। तो ये था हमारा बेसिक प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन है हमारे परमुटेशन के।
इसी क्लास को मैंने परमुटेशन सिर्फ आपको बता दिया, इसी क्लास को क्वेश्चंस के साथ कल हम कंटिन्यू करेंगे, कल हम क्वेश्चन देंगे और कल वर्ड अरेंजमेंट वाला टॉपिक भी हम इस पे देखेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए। अगेन एक बार मैं बता दूं, ये क्लासेस पूरी तरीके से आपके लिए फ्री हैं, पूरा कंटेंट दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप चाहते हो कि आपके और ज्यादा डाउट सॉल्व हो, आप लाइव इंटरेक्शन कर पाओ, तो हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं बोथ ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड में, जो आप ले सकते हो। अगर आप वो नहीं भी ले रहे हो तो सिलेबस आपको यहां पूरा कराया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।